नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से गोल गुरु एकेडमी पर। हमारी जो प्रयोगशाला साइक है, भूगोल की क्लासें रेगुलर चल रही है। उसी के चलते आज हमारा नया टॉपिक है, वो है कृषि से संबंधित। कृषि के प्रमुख प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और जो मुख्य फसलें हैं भारत की, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कृषि के बारे में। प्राचीनतम कृषि देश भारत क्या रहा है? एक कृषि प्रधान देश रहा है। काफी समय से, प्राचीन काल से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत विश्व के प्राचीनतम कृषि प्रधान देशों में से एक है। भारत का जो प्रमुख व्यवसाय था भारत के लोगों का, वो क्या था? एक कृषि था। हड़प्पा सभ्यता लगभग 8000 ईस्वी पूर्व में ये देखा गया। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में कृषि व खाद्यान्न भंडारण की उन्नत व्यवस्था थी। जो प्राचीन सभ्यताएं, उनमें भी कृषि से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कृषि है वो एक प्राचीनतम व्यवसाय रहा भारत का। कृषि की उत्पत्ति देखते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया कृषि की उत्पत्ति का केंद्र रहा है। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, वहां पर कृषि का उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। बेबीलोव 1991 में रूसी विद्वान बेबीलोव ने कृषि की उत्पत्ति के 8 केंद्र निर्धारित किए गए, जिनमें से भारत भी एक प्रमुख केंद्र था, उसमें शामिल था। तो ये थी प्रमुख ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कृषि से संबंधित। अब देखिए कृषि का महत्व है। भारत की जनसंख्या का लगभग 54.6% वो किस पर निर्भर डिपेंड करती है? कृषि पर। देश की 54.6% जनसंख्या है, वो प्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड है? कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। 54 पॉइंट, आधे से भी जो अधिक जनसंख्या, वो केवल और केवल किस पर निर्भर है? कृषि पर। देखिए जीडीपी में हिस्सा 17.5%। भारत की जीडीपी है, उसमें कृषि का हिस्सा कितना? 17.5। 1950-51 जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद जो जीडीपी में योगदान था वो आधे से अधिक था। उस टाइम क्या थी? केवल कृषि वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जीडीपी का। लेकिन जो अब वर्तमान 2014-15 में घटकर कितना हो गया? 17.5% रह गया है। निर्यात में योगदान देखिए, देश की कुल निर्यात मूल्य का लगभग 12.7% है, वो कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। कुल निर्यात क्षेत्र में 12.7% किसका योगदान है? कृषि का योगदान है। अब देखिए बाकी जो मुख्य उद्योग है, उनका भी आधार क्या है? कच्चे माल के रूप में कृषि के एक आधार है। जैसे कपड़ा है, चीनी उद्योग है, वनस्पति तेल जैसे उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर डिपेंड है। विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, वो भी कच्चे माल के रूप में कृषि पर ही डिपेंड है। सांस्कृतिक आधार, भारतीय संस्कृति, त्योहार, उत्सव कृषि चक्र से गहरे जुड़े हुए हैं। समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी व मानसूनी जलवायु ने भारत को कृषि के लिए एक विशिष्ट बनाया है। भारत में विभिन्न प्रकार की भौतिकी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है जो कृषि के लिए विशिष्ट मानी जाती है। कृषि उपलब्धता की या कृषि के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र प्रदान करती है। और संस्कृति का जुड़ाव है। हमारी जो कृषि है वो संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। जो त्योहार है वो भी हम कृषि की शुरुआत में और कृषि से फसल की शुरुआत से लेकर फसल की कटाई तक हम विभिन्न प्रकार के त्योहार है वो कृषि के साथ मनाते हैं। अब देखिए भारतीय कृषि की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले है जनसंख्या पर निर्भरता। देश की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर डिपेंड है? ज्यादातर कृषि पर डिपेंड है। ये प्रमुख एक विशेषता है। मानसून पर निर्भरता, भारतीय कृषि है वो किस पर निर्भर है? मानसून पर। मानसून भारत में क्या है? अनिश्चितता है। इसलिए कृषि मुख्यतः मानसूनी वर्षा पर आधारित है। इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ भी कहा जाता है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव, भारत में क्या है? सिंचाई सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। कुछ विशेष क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। देश के बड़े हिस्से में पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का विकास नहीं हुआ। अधिकांश जगहों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कम उत्पादकता, अन्य देशों की तुलना में प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है वो भारत में क्या होता है? कम। भारत में वर्तमान समय में तो काफी ऐसी किस्में तैयार की गई है जो अधिक उत्पादन देती है। हरित क्रांति के बाद काफी उत्पादन है वो हमें देखने को मिला। उत्पादनों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में अभी भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। छोटी जोतें, लोगों के पास सीमित खेत हैं। अधिकांश किसानों के पास बहुत छोटे तथा खंडित भूखंड है। लोगों के पास खेत क्या है? कम ही है।
जो खेती कृषि करने के लिए क्षेत्र है वो पर्याप्त नहीं है। खाद्यान्नों की प्रधानता, कुल बोए गए क्षेत्र का बड़ा हिस्सा चावल गेहूं उत्पादन के लिए उपयोग होता है। ज्यादातर हिस्सा वो केवल चावल और गेहूं उत्पादन के लिए भी होता है, जो कि खाद्यान्न फसलें प्रमुख चावल और गेहूं। फसलों की विविधता, विविध जलवायु के कारण कपास, चाय, कॉफी, मसाले, दलहन आदि अनेक फसलें उगाई जाती है। विभिन्न प्रकार की फसलें भी उगाई जाती है, क्योंकि भारत में क्या है, ऐसी जलवायु पाई जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, जहाँ पर अलग अलग फसलें बोई जाती है। चारा फसलों की कमी, पशुपालन के लिए चारा फसलों का उत्पादन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ज्यादातर है वो खाद्यान्न फसलें ही उगाई जाती है। आधुनिकीकरण की ओर, परंपरागत तरीकों पर निर्भर कृषि अब धीरे धीरे अवैज्ञानिक तथा आधुनिक तरीकों से अपनाना रही है। वर्तमान समय में वो लगभग कृषि किस पर डिपेंड हो गई है, वैज्ञानिक और तकनीक के आधार पर। जो स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक, यानी बुआई से लेकर कटाई तक सारा काम वह यंत्रों से होने लगा, और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक रासायनिक पदार्थ भी काम में लिए जाने लगे हैं। अब देखिए क्या क्या समस्याएं आ रही है कृषि के। भूमि पर दबाव, बढ़ती आबादी के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि लगातार घटती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो कृषि का क्षेत्र है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्रति व्यक्ति क्षेत्र है वो धीरे धीरे और भी घट रहा है। असमान वितरण, कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित है। अब कृषि के जो असमान वितरण है, कुछ लोगों के पास अधिक है तो कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, समान रूप से वितरण है नहीं है। जिनके पास जीवन निर्वाह कृषि के लिए भी जमीन नहीं है। कम उत्पादकता, परंपरागत तरीकों से एवं उन्नत बीजों के अभाव के कारण उत्पादकता क्या है, कम है। एक तो परंपरागत तरीकों से खेती की जा रही है, और कुछ ऐसी किस्में हैं हमारे पास बीज है जिसके कारण हमारा उत्पादन क्या होता है, कम हो रहा है। अब उनमें क्या करनी चाहिए, हमें सुधार करना चाहिए, जिनसे ये समस्याएं खत्म हो सकती है। मानसून की अनिश्चितता, ये भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण समस्या है। मानसून की अनिश्चितता, कभी सूखा कभी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसलें नष्ट हो जा रही है। ये हम रात दिन देखते ही, हमारे राजस्थान में हर बार यही होता है। जब फसल तैयार होकर कटाई की के लिए तैयार होती है, उस टाइम मानसून या आ जाता है, बरसात आ जाती है, जिसके कारण हर बार किसानों को फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। अगला है रूढ़िवादी दृष्टिकोण, अनेक किसान नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की में संकोच करते हैं। किसान पहले इतनी हिम्मत नहीं रखते कि वो इस पर प्रयोग करे बार बार फसलों के। अगला सिंचाई का अभाव, बारिश पर निर्भरता कम करने के लिए सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विस्तार नहीं हुआ है। सिंचाई के साधन प्रत्येक कृषि कृषक के पास नहीं उपलब्ध है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, बाकी क्षेत्रों में नहीं है। वो किस पर डिपेंड है, केवल और केवल मानसून पर। तो सिंचाई का विस्तार, सिंचाई के साधनों का विस्तार करना पड़ेगा। अवैज्ञानिक तरीके, पुराने औजार, पारंपरिक बीज और अवैज्ञानिक पत्तियां उत्पादन बढ़ाने में क्या है, बाधक हैं। विपणन का अभाव, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, और जो अधिकतर लाभ है वो कौन कमा लेते हैं, बिचौलिए कमा लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उनको एमएसपी जो समर्थन मूल्य है वो भी नहीं बड़ा मिलता, और उसमें भी बिचौलिए वो लगभग लाभ कमा लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जो एमएसपी तैयार किया जाता है उसके ऊपर भी किसानों को वो पैसा नहीं मिल पाता है। योजनाओं का लाभ नहीं, कई सरकारी योजनाओं का लाभ छोटे एवं सीमांत किसानों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचे पाता है, प्रत्येक किसान तक ये नहीं पहुंच पाता। तो ये थी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं। अब देखिए कृषि के प्रकार। भारत की विविध भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, अब भौगोलिक परिस्थितियां क्या विविध है, इस कारण यहाँ पर कई प्रकार की कृषि प्रचलित है, जिसमें से मुख्य तीन बड़े वर्गों में बांटा गया है। पहला है निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में परिवार के भरण पोषण हेतु पारंपरिक तरीके से की जाती है। जो जीवन निर्वाह कृषि है वो केवल परिवार के भरण पोषण के लिए किए जाते पारंपरिक तरीकों से की जाती है, उसका व्यवसाय कोई उद्देश्य नहीं होता है। दूसरी कृषि है व्यापारिक कृषि, बाजार हेतु अधिकतम उत्पादन, आधुनिक तकनीक। जो व्यापारिक कृषि है वो व्यापारिक लाभ कमाने के लिए की जाती है, विस्तृत क्षेत्र पर की जाती है और आधुनिक तकनीकों के साथ की जाती है। तीसरी विशिष्ट कृषि पद्धतियां प्राकृतिक परिस्थितियों व उद्देश्यों पर आधारित होती है। तो ये तीन प्रकार की कृषि हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला है निर्वाह कृषि।
जीवन निर्वाह कृषि। इसका मुख्य उद्देश्य किसान के परिवार के भरण पोषण की आवश्यकताओं को पूर्ति करना होता है, न कि बाजार के लिए अतिरिक्त उत्पादन करना। जो जीवन निर्वाह कृषि है वो केवल और केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है, पारंपरिक तरीकों से की जाती है। इसके दो रूप है, देखो। एक है आदिम निर्वाह कृषि। आदिवासी समुदायों के द्वारा अपनाई जाने वाली पारंपरिक एवं प्राचीन विधियां, ये आदिवासी लोगों के द्वारा की जाती है। इसके दो प्रकार हैं, एक तो स्थानांतरित कृषि और दूसरा आदिम स्थायी कृषि। और दूसरा है इसका गहन निर्वाह कृषि। देश के सघन जनसंख्या वाले मैदानी व तटीय क्षेत्रों में प्रचलित जो गहन निर्वाह कृषि है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, जैसे मैदान या तटीय क्षेत्र भारत के जो है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। छोटी जोतों पर अधिक मानव श्रम फसल चक्र अपनाया जाता है। जहां पर छोटे खेत होते हैं वहां पर मानव श्रम भी अधिक होता है और फसल चक्र क्रॉप रोटेशन भी अपनाया जाता है। तो देखिए आदिम जीवन निर्वाह कृषि के बारे में पढ़ते हैं हम पहले, जिसके दूसरा नाम क्या है, स्थानांतरशील कृषि या स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि भी कह सकते हैं, या कर्तन एवं दहन कृषि भी इसको कहा जाता है। कर्तन एवं दहन कृषि भी इसको कहा जाता है, विभिन्न इसके नाम है। देखिए इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, वनों को काटकर या जलाकर भूमि को साफ किया जाता है और जो राख बचती है वो क्या करती है, मिट्टी को उपजाऊपन बनाती है। और ये 2 से 3 या 5 साल तक कृषि वहां पर की जाती है। उसके बाद उस मिट्टी का उपजाऊपन क्या होता था, खत्म हो जाता है। यही प्रक्रिया किसी दूसरे क्षेत्र पर आगे जाके कर लेते हैं आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं। वनों को काटकर या जलाकर भूमि साफ की जाती है। 2 या 3 वर्ष बाद भूमि की उर्वरकता खत्म होने पर उसे पड़ती छोड़कर नए क्षेत्र में यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। इस प्रकार एक जगह से दूसरे जगह से फिर अगली जगह पर इस प्रकार स्थानांतरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके कृषि करते हैं। अब देखिए इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे उत्तरी पूर्वी भारत में इसे क्या कहा जाता है, जूमिंग कहा जाता है। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में इसे बेवर या दिप्पा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश ओडिशा में इसे पोडू कहा जाता है। केरल में पोनाम कहा जाता है। दक्षिणी राज्यों में कुमारी कहा जाता है। हिमालय में खिली कहा जाता है। और राजस्थान में वालरा या दजिया चिमाता, ये विभिन्न नाम है स्थानांतरित कृषि के। इसका दूसरा आदिम स्थायी कृषि। जनसंख्या दबाव बढ़ने पर स्थानांतरित कृषि का उन्नत रूप, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वो स्थानांतरित कृषि का ये रूप ले लेती है। एक ही स्थान पर नियमित रूप से खेती करने लगते हैं, फिर जगह को बदलते नहीं है, उसी स्थान पर नियमित रूप से वो खेती करने लगते हैं, क्योंकि जनसंख्या का आकार वहां पर बढ़ जाता है, परिवार का आकार। देखिए किन क्षेत्रों में की जाती है, तो मध्य हिमालय क्षेत्रों में, प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अब देखिए गहन निर्वाह कृषि, ये 2 प्रकार की होती है। गहन निर्वाह कृषि, एक है चावल प्रधान और दूसरी है गेहूं प्रधान गहन कृषि। देखिए चावल प्रधान गहन कृषि, जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक तो वर्षा होती है। जिन क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये चावल प्रधान की गहन कृषि की जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार या तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में चावल प्रधान गहन कृषि की जाती है। और गेहूं प्रधान गहन कृषि है जिसमें वर्षा की मात्रा कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर के वाले क्षेत्र, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में गेहूं प्रधान गहन कृषि की जाती है। अब है व्यापारिक कृषि। कृषि प्रकारों में दूसरा प्रकार है व्यापारिक कृषि। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बाजार हेतु अधिकतम उत्पादन कर लाभ कमाना, यानी फसलों से या कृषि के द्वारा अत्यधिक लाभ कमाना व्यापारिक उद्देश्य से कृषि की जाती है। इसमें देखो आधुनिक तकनीक को अपनाया जाता है, यंत्रीकरण, उच्च बीज, रासायनिक उर्वरकों तथा सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। जो व्यापारिक कृषि है उसमें यंत्रीकरण का काम में लिया जाता है, क्योंकि इसका क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत होता है। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक संपूर्ण कार्य किसके द्वारा होता है, यंत्रों के द्वारा होता है। बीज की उन्नत किस्म काम में ली जाती है, उन्नत किस्म जिसमें अधिक पैदावार मिलता है। रासायनिक, विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है। विशेषीकृत फसलें, एक ही प्रकार की फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। एक विस्तृत क्षेत्र पर एक ही प्रकार की फसल को उगाया जाता है। इसमें
इसके प्रमुख क्षेत्र देखिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के बड़े फार्म, इन क्षेत्रों में ये व्यापारिक उद्देश्य से कृषि की जाती है। अब देखिए कुछ विशिष्ट कृषि पद्धतियां हैं। ये प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे वर्षा या सिंचाई या उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत है। इसे हम 6 प्रमुख प्रकार शामिल है। देखिए आर्द्र कृषि, जहाँ की वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वो आर्द्र कृषि का क्षेत्र होता है। शुष्क कृषि क्षेत्र, जिसमें 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, वो शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। गहन कृषि, इसमें क्या होता है, श्रम अधिक होता है और छोटी जोत होती है, यानी खेतों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। विस्तृत कृषि, बड़े फार्म, बड़े क्षेत्रों पर किया जाता है और यंत्रीकरण के द्वारा किया जाता है। उद्यान कृषि, फल फूल सब्जी इस प्रकार की जो कृषि की जाती है वो उद्यान कृषि, यानी ट्रक फार्मिंग कह सकते हैं हम इसको। और जैविक कृषि, रसायन से मुक्त, केमिकल युक्त ऑर्गेनिक कृषि की जाती है, वो जैविक कृषि होती है। अब देखते हैं इसको विस्तार। आर्द्र कृषि, क्या मुख्य विशेषताएं होती है आर्द्र कृषि की, देखिए जहां पर वर्षा कितनी होनी चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर से वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो आर्द्र कृषि होती है। बिना अतिरिक्त सिंचाई, अब वर्षा इतनी अधिक होती है तो अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। वर्ष में 2 या 3 फसलों का वहां पर क्या पैदावार होती है, 2 या 3 प्रकार की फसलें ली जाती है एक वर्ष में। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और तटीय क्षेत्र, भारत के जो पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है, आर्द्र कृषि। अगली है शुष्क कृषि, अपनी राजस्थान वाली आ गई। 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें तकनीक वर्षा जल संचयन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, गहरी जुताई या मल्चिंग, विभिन्न प्रकार की तकनीक सिंचाई के साधनों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। फसलें जैसे बाजरा, जवार, चना, मूंगफली और कपास, ये विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जो शुष्क कृषि क्षेत्र में की जाती है, जहां पर वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जैसे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पर शुष्क कृषि की जाती है। अगली है गहन कृषि, सीमित भूमि पर, भूमि का या जोत का आकार क्या होता है, सीमित होता है, छोटा होता है, और अधिक जनसंख्या, जनसंख्या क्या होती है, अधिक, के कारण प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य रखा जाता है। प्रति, अब खेतों का आकार छोटा है और जनसंख्या अधिक है, तो वहां पर लक्ष्य क्या रखा जाता है उत्पादन का, प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए प्रति हेक्टेयर। देखिए इसकी क्या विशेषताएं, छोटी जोत, खेतों का आकार छोटा होता है, अधिक श्रम की आवश्यकता इसमें पड़ती है, पूंजी व यंत्रीकरण की अपेक्षा मानव श्रम पर अधिक बल दिया जाता है, जो अधिक निर्भर है वो मानव श्रम होता है, उसमें यंत्रीकरण का प्रयोग कम काम में लिया जाता है, क्योंकि जनसंख्या क्या होती है इसमें, अधिक जनसंख्या होती है, मानव श्रम अधिक उपलब्ध होता है। बहुफली फसलीकरण, वर्ष में एकाधिक फसलें उगाई जाती है, एक या एक से अधिक फसलें इस पर उगाई जाती है। फसल चक्र, सघन खेती व फसल चक्र अपनाया जाता है, इसमें सघन खेती की जाती है, फसल चक्र को भी अपनाया जाता, क्रॉप रोटेशन की जाती है। क्षेत्र, देश के अधिकांश सघन आबादी वाले क्षेत्र इस गहन कृषि के अंतर्गत शामिल है, जहां पर जनसंख्या अधिक है उन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अगली विस्तृत या व्यापक कृषि, गहन कृषि के विपरीत, यानी खेतों का आकार या जोतों का आकार क्या होगा, बड़ा होगा, और जनसंख्या क्या होगी, कम होगी, जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। जहां भूमि प्रचुर मात्रा में हो और जनसंख्या कम हो वहां पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, विस्तृत कृषि की जाती है। इसमें एक बड़े आकार के फार्म होते हैं, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, मशीनों पर अधिक निर्भरता होती है, मानव श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, अधिकतर कार्य है वो यंत्रों से होता है। उत्पादकता, अब इसमें क्या होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता तो कम होगी लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होगा और प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होगा, कम होगा इस क्षेत्र। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। गहन कृषि की विशिष्ट कृषि, विस्तृत कृषि क्या आता है, विस्तृत कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन तो अधिक होगा
और प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होगा, जबकि गहन में इसका उल्टा है, गहन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होगा और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होगा। अब इसके कौन कौन से क्षेत्र है, जैसे पंजाब, हरियाणा के बड़े फार्म, राजस्थान नहर कमान क्षेत्र है, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत सिंचाई की जाती है, उन क्षेत्रों में विस्तृत कृषि की जाती है। अगली उद्यान कृषि या ट्रक फार्मिंग, यानी शहरों के नजदीक फल फ्रूट सब्जियां इस प्रकार की कृषि की जाती है, वह उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। शहरी बाजारों की मांग को पूरा करने के हेतु ताजी सब्जियों, फलों व फूलों की व्यापारिक व सघन खेती की जाती है शहर के आसपास के क्षेत्रों में, जहां पर एक रात के अंदर ट्रकों के द्वारा सब्जी का आपूर्ति की जाती है। शहरों के निकट उच्च लागत होती है, वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तेज परिवहन, उत्पाद शीघ्र नष्ट होने वाले, इसलिए इसे तुरंत शहरों में या बाजारों में पहुंचाया जाता है, इसलिए इसे ट्रक द्वारा बाजार तक पहुंचाया जाता है, इसी के कारण इसे ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। अब देखिए उपप्रकार, साग सब्जियां उत्पादन में, फलोत्पादन में पुष्प कृषि, नर्सरी या ग्रीन हाउस खेती की जाती है, जो किसके अंतर्गत आती है, उद्यान कृषि या ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत। अगली है जैविक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि, यानी बिना रासायनिक खादों को दिए हुए कृषि जो की जाती है वो कौन सी होती है, जैविक कृषि। प्राकृतिक कृषि का आधुनिक रूप, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाने वाली खेती कौन सी होती है, जैविक कृषि, जिनमें किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, वो कौन सी कृषि होती है, जैविक कृषि। इसके देखो क्या सिद्धांत है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रहता है, प्रकृति के साथ सामंजस्य यानी विभिन्न प्रकार के हम कीटनाशक या रासायनिक उर्वरक काम में नहीं लेंगे तो जो मृदा है उनका स्वास्थ्य बना रहेगा, कि मृदा में किसी प्रकार का ह्रास नहीं होगा और पर्यावरण विकास की क्या होगा, संरक्षण होगा। कंपोस्ट, जैविक खाद, हरी खाद, जैविक कीटनाशक, फसल चक्र, ये इसकी प्रमुख सामग्री, इसमें जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, गोबर का। भारत में स्थिति लगभग 7.23 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती की जाती है, भारत में 7.23 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती की जाती है। सिक्किम पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था, पहला पूर्ण जैविक रूप से कृषि करने वाला राज्य कौन सा बना था, सिक्किम, जनवरी 2016 का ये। यह लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि है, वहां पर जैविक कृषि की जाती है, कौन सा राज्य में, सिक्किम राज्य में। अन्य राज्य जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये अन्य राज्य जहां पर भी जैविक कृषि की जाती है, लेकिन कम मात्रा, सीमित जगह पर ही की जाती है। पूर्ण रूप से जैविक राज्य कौन सा है, सिक्किम। अब देखिए कृषि के प्रकार वापस एक बार देख लेते हैं। पहला है निर्वाह कृषि, इसका मुख्य उद्देश्य क्या, परिवार का भरण पोषण करना। मुख्य विशेषता क्या है, पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है मानव श्रम के द्वारा, उदाहरण के लिए जुमिंग, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसको इस नाम से जाना जाता है, जुमिंग के नाम। दूसरी है व्यापारिक कृषि, बाजार हेतु लाभ कमाना, इसका कृषक का या किसान का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। इसमें यंत्रीकरण या विशेषीकरण के द्वारा खेती की जाती है, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, इन राज्यों में की जाती है। अगली तीसरी आदर कृषि, ये किस पर डिपेंड है, वर्षा पर, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से, वहाँ पर आदर कृषि की जाती है, इसमें अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, पश्चिम बंगाल में चावल की खेती की जाती है। अगला शुष्क कृषि, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, सीमित जल प्रबंधन होता है, जल संरक्षण की तकनीक अपनाई जाती है इसमें, जैसे पश्चिमी राजस्थान बाजरा फसल है। अगली है गहन कृषि, प्रति इकाई अधिक उत्पादन होता है, इसमें सघन श्रम होता है और बहुफसलीकरण भी किया जाता है, जैसे केरल व पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाता है। विस्तृत कृषि, बड़े क्षेत्रों में की जाने वाली खेती, बड़े फार्म या यंत्रीकरण के द्वारा की जाने वाली खेती, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में की जाती है। उद्यान कृषि शहरी बाजार आपूर्ति के लिए की जाती है, जिसमें लागत उच्च होती है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, महानगरों के आसपास किया जाता है, उनको फल फ्रूट सब्जियों की आपूर्ति की जाती है। अगली है जैविक कृषि, पर्यावरण अनुकूल उत्पादन, रसायन मुक्त होती है, प्राकृतिक खाद का इसमें प्रयोग किया जाता है। सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बना था।
अब देखिए उपयोग के आधार पर फसलों का विभाजन। अब किस प्रकार इन फसलों का विभाजन करते हैं, भारत की कुछ प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख फसलें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फसलों का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया, उपयोग के आधार पर। देखिए खाद्यान्न फसलें, तो खाद्यान्न के लिए काम में ली जाती है चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, दालें। ये विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जो खाद्यान्न की श्रेणी में आती है। बागानी फसलें, चाय, कहवा, कॉफी, तंबाकू, ये सभी कौन सी है, बागानी फसलें होती है। नकदी फसलें, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है अधिक मात्रा में, जैसे गन्ना, तिलहन, सोयाबीन, राई, सरसों, ये नकदी फसलें कहलाती है। और रेशेदार फसलें जैसे कपास व जूट, तो ये उपयोग के आधार पर फसलें हैं। अब हम पढ़ेंगे ऋतु के अनुसार फसलों का वर्गीकरण। भारत की फसलों का जलवायु या ऋतु के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रबी की फसल, सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें हैं, जिसकी बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। दूसरी खरीफ फसलें, मानसून में बोई जाने वाली फसलें कौन सी होती है, खरीफ फसलें, जून जुलाई में और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। जायद की फसलें, गर्मी के मौसम में छोटी अवधि की फसलें जो बोई जाती है वो कौन सी होती है, जायद की फसलें, जो मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में वापस काट ली जाती है। तो ये 3 प्रकार की फसलें हैं वो ऋतु के अनुसार है। किसके अनुसार है, ऋतु के अनुसार। रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। और कृषि चक्र, फसलों का वार्षिक क्रम और प्रबंधन क्या कहलाता है, कृषि चक्र कहलाता है। खरीफ, रबी, खरीफ और जायद, ये तीनों ऋतुओं भारतीय कृषि कैलेंडर की रीढ़ कहलाती है। अब देखिए इसका अध्ययन कर लेते हैं। रबी की फसलें, अब देखिए इसका क्या समय, बुआई का अक्टूबर और नवंबर में इसकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है। और कटाई कब की जाती है, मार्च अप्रैल में, लगभग होली के आसपास। उत्तर पूर्वी मानसून पर निर्भर है, कि किस पर डिपेंड है ये, मानसून पर, उत्तरी पूर्वी मानसून। सिंचाई पर निर्भर है। मावठ वर्षा रबी के लिए लाभदायक होती है, मावठ की वर्षा और रबी की फसलें की सर्वाधिक लाभदायक होती है। अब प्रमुख फसलें कौन कौन सी रबी की, गेहूं, जौ, चना, मसूर, मेथी, सूरजमुखी, सरसों, राई, जीरा, तारामीरा, सौंफ, धनिया, अफीम, मटर, अलसी, इसबगोल इत्यादि, ये प्रमुख रबी की फसलें हैं। अब अगला देखते हैं खरीफ की फसलें। इसकी बुआई जुलाई अगस्त में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। जो पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड है, मानसून पर, दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर है पूर्ण रूप से, इसमें सिंचाई नहीं की जाती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, बाजरा, चावल, गन्ना, कपास, मूंगफली, अरंडी, रागी, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, तंबाकू, गंवार। दालें, विभिन्न प्रकार की दालें भी इसी में आती है, जैसे अरहर, मोट, मूंग, चोला या उड़द। ये सभी प्रकार की दालें आती है, लगभग किस में आती है, खरीफ की फसल के अंतर्गत। अगली है जायद की फसलें। जायद फसलें रबी या खरीफ के मध्यवर्ती काल में पैदा की जाती है। ये मुख्यतः ग्रीष्म काल की फसल है। किसकी फसल है, ग्रीष्म काल, यानी मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन महीनों में की जाती है। देखिए बुआई मार्च अप्रैल में होती है, कटाई मई जून में होती है। प्रमुख फसलें कौन सी है, सब्जियां, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा इत्यादि, ये कौन सी फसलें हैं, जायद की फसलें। अब देखिए विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में पढ़ेंगे। पहली फसल है हमारे पास गेहूं। विश्व उत्पादन में योगदान है 11.7%। भारत विश्व के गेहूं उत्पादन में 11.7% योगदान देता है और 23% खाद्यान्न भूमि का हिस्सा है। जो भारत की खाद्यान्न भूमि है उसमें से गेहूं का कितना है, 23% योगदान है। अब देखिए किन प्रकार की भौगोलिक दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए गेहूं की फसल के लिए। तापमान कितना होना चाहिए, बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। और 100 दिन इसके लिए क्या चाहिए, पाला रहित। 100 दिन क्या चाहिए, पाला रहित होने चाहिए। वर्षा की मात्रा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। कम होने पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी, हल्की दोमट, बलुई या काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। धरातल समतल होना चाहिए या जल निकासी वाला होना चाहिए। श्रम, पर्याप्त श्रम। अब यंत्रीकृत बढ़ रहा है, अब ज्यादातर खेती है वो किससे हो रही है, यंत्रों से हो रही है। विभिन्न प्रकार की खाद है, जैसे कंपोस्ट है, जैविक खाद या रासायनिक उर्वरक इसमें काम में लिया जाता है गेहूं में। तो ये थी प्रमुख भौगोलिक दशाएं गेहूं के लिए। अब देखिए उत्पादन,
सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्य कौन कौन से हैं? सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? गेहूं का उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां पर 31.19% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, जहाँ 19.93%। उसके बाद पंजाब। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सर्वाधिक कौन सा राज्य आता है? पंजाब राज्य। और ऐसे आता है सर्वाधिक उत्पादन में तीसरा, और जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सर्वाधिक स्थान किसका है? पंजाब राज्य का। उसके बाद हरियाणा और राजस्थान, ये प्रमुख उत्पादक राज्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अब देख कुछ विशिष्ट प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सर्वाधिक पंजाब। सिंचाई सुविधाओं के कारण महत्वपूर्ण कौन सा राज्य है? हरियाणा। और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उत्पादन बढ़ा है गेहूं का। अन्य राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, इन राज्यों में भी गेहूं की कृषि की जाती है। तो गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगली फसल है हमारे पास, वह है चावल। भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न खाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल। विश्व के कुल उत्पादन में चावल का हिस्सा कितना है भारत में? 19% भारत से आता है। जबकि जनसंख्या का मुख्य भोजन, 75% जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? चावल। देश की 75% जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? चावल है। अब देखिए इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में जान रहे हैं। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं, पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसमें तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, और 75 दिन खेत में पानी दिया जाना चाहिए इसमें। मिट्टी जलोढ़, दोमट मिट्टी, डेल्टाई क्षेत्रों में ये प्रमुख मिट्टी का प्रकार होता है जहाँ पर चावल की खेती की जाती है। धरातल, समतल या पहाड़ी में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है चावलों की। श्रम, गैन श्रम फसल होती है। अब देखिए प्रमुख उत्पादक राज्य में तेलंगाना जो प्रथम स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश द्वितीय, पश्चिम बंगाल तृतीय, तीसरे स्थान पर है। और पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में काम में ली जाती है, ओस, अमन और बोरो। ये 3 प्रकार की चावल की किस्में काम में ली जाती है वर्ष भर में पश्चिम बंगाल में। पंजाब में हरित क्रांति के बाद चावलों में वृद्धि हुई है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब क्या है? सर्वाधिक है। और ओडिशा में 58% कृषि पर भूमि पर क्या किया जाता है? चावल किया जाता है। तो ओडिशा राज्य की जो 58% भूमि है वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। जो ओस, अमन, बोरो है 3 प्रकार की किस्म, ये कहाँ पर? पश्चिम बंगाल राज्य में की जाती है। और तेलंगाना चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। अगली है हमारे पास कपास। भारत विश्व का 12% कपास पैदा करता है। इसकी देखिए क्या भौगोलिक दशाएं। तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, आदर्श तापमान माना जाता है इसके लिए। और 200 दिन पाला रहित। कपास के लिए कितने दिन? 200 दिन पाला रहित होने चाहिए। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। मिट्टी काली मिट्टी, जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है, कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक महाराष्ट्र राज्य में। काली मिट्टी। सवेत जोतने वाली मिट्टी भी इसको बोला जाता है। सेल्फ प्लोविंग मिट्टी भी इसे कहा जाता है। धरातल अच्छे जल निकास वाला होना चाहिए। श्रम, गैन श्रम फसल है ये होती है। अब देखिए उसका उत्पादन। मुख्य प्रमुख उत्पादक राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब। पंजाब फिर प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सर्वाधिक भी है। इसमें कपास में भी पंजाब प्रति हेक्टेयर उत्पादन में क्या है? आगे है। हरियाणा लंबे रेशे वाली कपास के लिए जाना जाता है, जबकि तमिलनाडु उच्च गुणवत्ता वाली कपास के लिए जाना जाता है। उच्च क्वालिटी की कपास है वो कहाँ पर मिलती है? तमिलनाडु राज्य में। और 1 नंबर पर कौन सा राज्य है? गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र। बीटी कॉटन जेनेटिक रूप से संशोधित एक फसल है। बीटी कॉटन एक किस्म है जो कीट प्रतिरोधी होती है। प्रारंभ में उत्पादन बढ़ा, पर अब सुपर कीट समस्या उत्पन्न हो गई इस बीटी कॉटन के कारण। अगली फसल है हमारे पास गन्ना। विश्व में गन्ने में हमारा दूसरा स्थान है। और 55 से 60% चीनी का उत्पादन किससे किया जाता है? गन्ने से। कुल चीनी उत्पादन का 55 से 60% है वो गन्ने से प्राप्त किया जाता है। अब गन्ने के लिए हमारे पास किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए? तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, जो पाला रहित होना चाहिए। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मिट्टी उपजाऊ दोमट या काली मिट्टी भी उपयुक्त होती है गन्ने के लिए।
प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 47.62%। सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का कौन सा राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, इन राज्यों में भी गन्ने की कृषि होती है। लेकिन सर्वाधिक उत्पादन में कौन सा आगे? उत्तर प्रदेश राज्य आगे। अब गन्ना उत्पादन में क्या क्या हमें समस्याएं? उत्तर भारत में शुष्क मौसम के कारण रस की कमी होती है। जो गन्ने का रस होता है उसमें कमी होती है उत्तर भारत में, क्योंकि मौसम कैसा होता है? शुष्क होता है, आर्द्र नहीं होता, नमी की मात्रा कम होती है। उन्नत तकनीक का अभाव होता है, किसानों को समय पर मूल्य नहीं मिलना, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मौसम की मार, उचित मूल्य निर्धारण का भी अभाव, ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है गन्ने की फसल उत्पादन के लिए। अगली है हमारे पास चाय। उत्पादन में प्रथम भारत चाय के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। निर्यात में द्वितीय, निर्यात में श्रीलंका के बाद दूसरा स्थान है। प्रमुख किस्में हेलांग, ताइवान, ब्लैक टी भारत में सर्वाधिक, ग्रीन टी चीन में सर्वाधिक। क्या क्या भौगोलिक दशाएं देखिए, तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, इसके लिए वर्षा की अधिक आवश्यकता होती है। मिट्टी गहरी या गंधक युक्त मिट्टी होनी चाहिए, सल्फर की मात्रा अधिक होनी। धरातल, ढालू पहाड़ियों पर जल निकासी युक्त, ढालू पहाड़ियों पर सीढ़ीनुमा कृषि अधिक की जाती है इसकी। श्रम, सस्ते व कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। अब देखिए उत्पादन, असम प्रथम स्थान पर है। सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है चाय का? असम राज्य में। किसमें? असम। लगभग 54% उत्पादन है वो केवल अकेला असम राज्य में उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान पर है 22.36%, और दार्जिलिंग प्रमुख चाय के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है, 12% उत्पादन किया जाता है, और केरल में 8.5% उत्पादन किया जाता है। तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? असम राज्य में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये पिछली लैब असिस्टेंट में आया था। हमारे पास देश दिए गए और स्थानांतरणशील कृषि के कुछ नाम दिए गए। स्थानांतरणशील जो जीवन निर्वाह कृषि है उनको विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे इंडोनेशिया में इसे क्या कहा जाता है? लादांग कहा जाता है। मैक्सिको, मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। ब्राजील में इसे क्या क्या कहा जाता है? रोका कहा जाता है। वियतनाम में कोनुको नहीं कहा जाता, वियतनाम में क्या कहा जाता है? इसे रे कहा जाता है। तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? डी। वियतनाम में कोनुको सही सम्मिलित नहीं। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है। कोनुको वेनेजुएला में प्रसिद्ध है। कोनुको कहां पर है? वेनेजुएला में। अगला, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? ये भी पिछली पट्टी में पूछा गया था। सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? अभी बढ़ा था, असम राज्य में लगभग 54% उत्पादन होता है। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य है। ये देश के कुल चाय उत्पादन का लगभग 52% हिस्सा उत्पादन करता है। अगला, भारत का पहला पूर्ण रूप से जैविक कृषि वाला कौन सा राज्य है जहां पर पूर्ण रूप से जैविक कृषि की जाती है? तो कौन सा राज्य है वो? सिक्किम राज्य। जनवरी 2016 में पहला पूर्ण जैविक खेती करने वाला राज्य घोषित किया गया। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कितना प्रतिशत योगदान है? गेहूं उत्पादन भारत का विश्व में कितना है? 11.7% योगदान है। अगला, कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी होती है? काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है इसे। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ये आज की क्लास थी हमारी पाट की कृषि के बारे में। विभिन्न प्रकार की कृषि के प्रकार पढ़े और विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।